चलिए, तो आज बताएंगे जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी। कल मैंने जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन कराया, इसके साथ मैंने आपको ये बताया जेनेटिक्स, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन क्या होता है। अब आज के लेक्चर्स में हम डायरेक्ट उस पार्ट पर नहीं आ रहे हैं जो हमने कहा था मेंडेलियन जेनेटिक्स हमें पढ़ना है। हम डायरेक्ट उस पार्ट पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेंडेलियन जेनेटिक्स पे आने से पहले आपको कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो पूरी चैप्टर में यूज होगा, और कई बार तो डायरेक्ट एग्जाम में इसकी टर्मिनोलॉजी को ही पूछ लिया जाता है। तो मैं 2 लेक्चर लगा के पहले केवल इस टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा, ताकि हमारा आगे का पूरा चैप्टर आसान हो सके। इसी में से आज मैं 4 टर्मिनोलॉजी आपको बताने वाला हूं, देन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर जैसे ही बोलूं मैं इस चैप्टर में, मतलब जेनेटिकल कैरेक्टर की बात हो रही है। मैं आपसे कैरेक्टर और अब देखो देखो ये बीच में कैसे आ रहे हैं। कितनी बार बोला है मैंने कि आज के बाद कोई बीच में आएगा तो मैं उसको कभी क्लास में एंटर नहीं दूंगा, ध्यान रख लेना। तो आज हम 2 कैरेक्टर पढ़ेंगे, जो 2 जेनेटिकल टर्म पढ़ेंगे। वन इज कैरेक्टर एंड सेकंड वन कैरेक्टर से रिलेटेड है एक टर्म ट्रेट। बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, और कई बार तो डायरेक्टली एग्जाम में भी आता है। ठीक है, देन अगला हम पढ़ेंगे 2 और टर्म जो बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों के बीच में। ठीक है, कई टीचरों के बीच में भी कंफ्यूजिंग टर्म है, जीन और अलील। ठीक है, आप कई बार इन दोनों को एक ही समझते होंगे, कई बार अलग समझते होंगे, तो अलग समझते होंगे तो उसका क्राइटेरिया क्या है, ये सब में आप कंफ्यूजन आपको बना रहता होगा अक्सर। ठीक है, तो पहला डिस्कस करते हैं कैरेक्टर, और साथ ही साथ हम मतलब की डील करेंगे ट्रेट। तो व्हाट इज कैरेक्टर, जेनेटिकल कैरेक्टर। कल भी मैंने कहा था कि किसी भी जेनेटिकल कैरेक्टर का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाना क्या कहलाता है, ये इनहेरिटेंस कहलाता है। इसकी स्टडी हेरिडिटी कहलाती है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को डांटता नहीं हूँ, आपको पता नहीं कि मुझे कितना इरिटेशन होता है इस चीजों से। जिस दिन आप मेरी जगह बैठ जाओगे ना, रियलिटी कह रहा हूँ, आप तो आत्महत्या कर लोगे इस स्थिति में। भाई साहब बहुत बड़ा इरिटेशन होता है जब बीच में कोई एंट्री मारता है, तो बहुत तगड़ा वाला इरिटेशन होता है। आप मेरी फीलिंग नहीं समझ सकते हैं, आप जब यहाँ बैठेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। आप जब मेरी जगह बैठ जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कितना बड़का डिस्टर्बेंस होता है। इस चीज को मेंटेन कीजिए। तो कैरेक्टर, तो मैंने कल भी बोला था कैरेक्टर क्या होता है। जेनेटिकल कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो ये क्या मतलब, क्या कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर को अगर डिफाइन कर दो क्या है कैरेक्टर, बताओ व्हाट इज कैरेक्टर है। जेनेटिकल कैरेक्टर क्या है बताओ। तो जेनेटिकल कैरेक्टर, हाँ बोलो बोलो। सर जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में अरे जाता है नहीं, सर, जो वो फिजिकल। डेफिनेशन नहीं हुआ कैरेक्टर का, वो आप कैरेक्टर का फीचर बता रहे हैं कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। मैं पूछ रहा हूँ डेफिनेशन बताओ कैरेक्टर का। तो डेफिनेशन ये है, एनी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल, स्मॉल, लार्ज फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सब बोल दिया। अब बता रहा हूं मेन लाइन, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज रेगुलेटेड बाय जीन कॉल्ड एज जेनेटिकल कैरेक्टर। कैरेक्टर तो हमारे अंदर कई सारे हैं, कुछ विजिबल है, कुछ इनविजिबल है, कुछ एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल है। इंसुलिन बनना एक कैरेक्टर है, दिख रहा है क्या? नहीं। हाइट एक कैरेक्टर है, बाहर से दिख रहा है। हीमोग्लोबिन बनना एक कैरेक्टर है, अंदर से नहीं दिख रहा। ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, नहीं दिख रहा। हेयर का अलग अलग कलर कैरेक्टर है, दिख रहा है। नोज का अलग अलग शेप कैरेक्टर है, दिख रहा है। हाइट अलग अलग है, दिख रहा है। फ्लावर कलर अलग अलग है, दिख रहा है। तो मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल भी हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, लार्ज स्मॉल कोई भी ऐसा फीचर्स, बट रेगुलेटेड बाय जीन। अगर जेनेटिकल कैरेक्टर है तो वो जीन के द्वारा रेगुलेट होगा। और मैंने कल भी बोला है कि एक जेनेटिकल कैरेक्टर को बनने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। एक तो जीन का होना जरूरी है, और जीन तो मिल ही जाता है। एक जीन का होना जरूरी है, दूसरा उसका एक्सप्रेशन भी होना जरूरी है जीन का, और तीसरा कि जीन का एक्सप्रेशन हो इसके लिए उसको सुटेबल एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। तो व्हाट इज कैरेक्टर, एनी फीचर्स, एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच मे बी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, लार्ज स्मॉल, इंटरनल, एक्सटर्नल, व्हिच आर रेगुलेटेड बाय जीन कॉल्ड एज जेनेटिकल कैरेक्टर। जरूरी नहीं है कि हमें सब कैरेक्टर दिख ही जाए बाहर से जेनेटिकल कैरेक्टर, कुछ विजुअल भी है, कुछ इनविजिबल भी है। ठीक है, नाउ व्हाट इज ट्रेट, व्हाट इज ट्रेट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर कॉल्ड एज ट्रेट। जैसे लेट्स से कि मैंने कहा कि हाइट, हाइट अपने आप में कैरेक्टर,
फिर मैं कह रहा हूँ टॉल है, ड्वार्फ है, इंटरमीडिएट हाइट है। तो ये जितने भी मैंने अभी 3 नाम लिए, ये एक ही कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म है और इनको बोलेंगे ट्रेट। जैसे मैंने कहा फ्लावर कलर, रेड है, व्हाइट है, येलो है, पर्पल है, पिंक है। तो फ्लावर कलर ये एक कैरेक्टर है और उसका डिफरेंट फॉर्म्स मैंने जितने भी बोले अभी अलग अलग कलर, ये एक कैरेक्टर का ट्रेट है। तो व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर। नाउ मैं आपको बताऊं, आप कई सारे स्टैंडर्ड बुक जब पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे ऐसा 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 आप पढ़ेंगे, टॉल कैरेक्टर ऑफ दिस पर्सन। तो बच्चा वो अंडरलाइन करके आता है मेरे पास, सर आप तो कहते थे जब मैंने टॉल बोला वो ट्रेट है, आप कह रहे हैं हाइट बोलेंगे तब वो कैरेक्टर है। अगर टॉल बोल दिया तो एक कैरेक्टर हाइट का एक ट्रेट है? नहीं। एक पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, मेरे पर ले लो, मान लो कि मैं टॉल हूं, फॉर एग्जाम्पल, मानने में क्या जाता है, मान लो मैं टॉल हूं, तो मेरे लिए हाइट एक कैरेक्टर है और टॉल मेरे लिए, मैं तो एक ही ट्रेट रख सकता हूं ना यार। एक इंडिविजुअल के लिए कैरेक्टर और ट्रेट सिनोनिम्स है, सेम थिंग्स है। तो कह रहे हैं फिर ट्रेट को अलग कहां डिफाइन करेंगे? पॉपुलेशन में। मैं टॉल हूं तो मेरा पड़ोसी ड्वार्फ है, उसका पड़ोसी उससे भी टॉल है। इसका मतलब एक कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट एक इंडिविजुअल में नहीं मिलते हैं, पॉपुलेशन में मिलते हैं, पॉपुलेशन स्टडी में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई किताब ऐसा लिख रहा है कि राम है टॉल कैरेक्टर, गलत नहीं है, सही है, क्योंकि राम एक सिंगल पर्सन है, उसके पास एक सिंगल कैरेक्टर का एक सिंगल ट्रेट है। आप कह सकते हैं राम है टॉल कैरेक्टर, और ये भी सही है, राम है टॉल ट्रेट। बट ये नहीं कह सकते ह्यूमन पॉपुलेशन हैव टॉल कैरेक्टर, गलत। ह्यूमन पॉपुलेशन हैव हाइट एज अ कैरेक्टर। अगर आपको कहना पड़ेगा ह्यूमन पॉपुलेशन हैव मेनी ट्रेट्स ऑफ दिस कैरेक्टर, तो आप बोलेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन हैव टॉल, ड्वार्फ, इंटरमीडिएट ट्रेट ऑफ हाइट कैरेक्टर। आई थिंक आप कैरेक्टर और ट्रेट को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे भावनाओं को, ठीक है। अब चलते हैं 2 टर्म पे। ये 2 टर्मिनोलॉजी क्लियर है? कैरेक्टर और ट्रेट क्या होता है? कंफ्यूजन हो तो पूछते चलना। अब भाई क्लियर है? जल्दी से माइक ऑन करके अपने आप बोल दो। Yes, sir. हाँ रिबा, Yes. हाँ ये सर अलग सा नहीं बोलना पड़े। नेक्स्ट, जीन और अलील, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बहुत ज्यादा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जीन को ही हम लोग फैक्टर्स भी कहते हैं और एलिमेंट्रा भी इसको कहा गया था। मैं आपको बता दूं, ये जो 2 वर्ड मैंने बोला, फैक्टर और एलिमेंट्रा, ये वर्ड यूज किया था मेंडल साहब ने। और ये जीन वर्ड बहुत बाद में आया है, ये वर्ड बहुत बाद में आया है। और ये वर्ड यूज किया था, जीन वर्ड यूज किया था जॉनसन ने। किसने? जॉनसन ने। जीन वर्ड यूज किया है जॉनसन ने। ओके, तो अब ये जीन, फैक्टर, एलिमेंटरी, ये सब एक ही चीज है। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको कल भी बोला था कि जो हमारा एंटायर डीएनए सेगमेंट है, एंटायर डीएनए सेगमेंट प्रोटीन कोड नहीं करता है। डीएनए का वो पर्टिकुलर सेगमेंट जिससे आरएनए बनता हो और उस आरएनए से प्रोटीन बनता हो, तो उसको बोलते हैं जीन। और अगर और अच्छे से बोले तो ऐसा डीएनए का कोई भी सेगमेंट अगर वो आरएनए बनाने का कैपेबल हो तो वो जीन कहलाता है, नो प्रॉब्लम, वो जीन कहलाता है। मगर ट्रू जीन वो है जो जो उस डीएनए के सेगमेंट से, जीन से मतलब कि आरएनए भी बना और उस आरएनए से प्रोटीन भी बने, वो फिर उसका अलग डेफिनेशन हो जाता है कि वो कोडिंग जीन है, ठीक है। फिर कहते हैं कि वो दूसरा नॉन कोडिंग जीन है। जीन में भी होता है कोडिंग, नॉन कोडिंग, ये सब बात हम कर चुके हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जीन क्या होता है? मतलब अल्टीमेटली डीएनए का सेगमेंट होता है। तो कहें कि जीन को डिफाइन कैसे करें? तो देखो, जीन का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जीन का स्टडी आज भी कंप्लीट नहीं है, जीन का स्टडी आधा अधूरा ही हुआ अब तक, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ही है अभी तक। तभी मैं कह रहा था कि ये फील्ड रिसर्च का एक बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है। तो जीन क्या होता है? अगर एक लाइन में बोलना पड़े तो जो बोलोगे आप, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने आपको कल बोला था कि एक जेनेटिकल कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, कैरेक्टर नहीं जाता है यार। कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला जीन जाता है। तो वो जीन अगर यहाँ पे पर्टिकुलर कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा था तो नेक्स्ट जनरेशन में भी करेगा। तो क्वेश्चन है कि जीन हवा में जाता है क्या? नहीं, जीन होता तो डीएनए पर है, डीएनए होता तो क्रोमोजोम में है, क्रोमोजोम होता तो न्यूक्लियस में है,
न्यूक्लियस होता तो जर्म सेल में है, तो जर्म सेल से जो गेमीट बना वही गया नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये जीन गेमीट के साथ जाता है। ये सब बात बाद में पता चला, जितनी आसानी से आप बोल दे रहे कि जीन गेमीट के साथ जाता है। लेकिन जब मेंडल ने वर्ड यूज किया था फैक्टर, तो पता उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसा है, मैं आपको मेंडल का एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आगे। मेंडल ने बोला कुछ ऐसा है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर प्रीवियस जनरेशन में आ रहा था वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में भी आ रहा है। कुछ तो ऐसा है, उसको उन्होंने नाम दिया फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, मींस यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बाद में मेंडल से लोगों ने पूछा कि मेंडल साहब मुझे बताओ कि ये फैक्टर कहाँ है, व्हाट्स द फिजिकल लोकेशन ऑफ दिस फैक्टर। मेंडल साहब के नहीं पता। पहली बात, वो साइंस बैकग्राउंड से थे भी नहीं, मतलब बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से थे भी नहीं, और वो साइंटिस्ट थे भी नहीं एक्चुअल में। तो फिर मेंडल साहब से पूछा गया ठीक है आपको लोकेशन नहीं पता, मुझे इतना बता दो कि ये जिस फैक्टर के बारे में बात करते हो, ये फैक्टर का केमिकल नेचर क्या है, व्हाट्स द केमिकल नेचर ऑफ दिस फैक्टर, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? बोला नो आइडिया। ये नहीं कि मेंडल की कमी हुई कि वो जीन के बारे में बस इतना बात बोल पाए कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, कि किसी ने किसी कैरेक्टर को रेगुलेट करता है साहब, और ये अगले जनरेशन में इनहेरिट होता है कैरेक्टर को लेकर। लेकिन इसका लोकेशन क्या है, इसका केमिकल नेचर क्या है, नहीं पता। ये बात कब है? 1805 की, मेंडल के समय की बात है, 1805। सोचो कितना पुराना बात है। फिर जाके धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ा, हमारे पास अच्छा अच्छा माइक्रोस्कोप आ गया, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई। तब जाके 1901 में पता चलता है कि टीएच मॉर्गन साहब 1900 के आसपास, 1901 to 10 के बीच में इनका पूरा इन्वेस्टिगेशन चला। तब जाके उन्होंने, मॉर्गन साहब ने पहली बार ये बात बताया, टीएच मॉर्गन ने, कि जीन जिसके बारे में जॉनसन ने टर्म दिया, जीन जिसके बारे में मेंडल फैक्टर फैक्टर बोलते थे, ये जीन टर्म बाद में जॉनसन ने दिया इसी दौरान जब ये जेनेटिकल स्टडी आगे बढ़ी। तब जाके 19 के आसपास जो है मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन ने बोला कि एक्चुअली ये जीन या फैक्टर जिसके बारे में बात हो रहा है, एक्चुअल में ये क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? क्रोमोसोम पर। और क्रोमोसोम में डीएनए का सेगमेंट ही जीन है, जिसके बारे में मेंडल फैक्टर फैक्टर बोलते रहते थे। ये बात बोला किसने? मॉर्गन ने, 19 के आसपास, 19 के आसपास। फिर मॉर्गन से भी ये बात पूछा गया, ठीक है लोकेशन तो आप बता दिए, एक कमी तो आप मेंडल का दूर कर दिए, दूसरा कमी बताओ, इसका केमिकल नेचर क्या है? तो केमिकल नेचर मॉर्गन भी नहीं बता पाए, उस टाइम तो नहीं बता पाए। उस समय बाय चांस हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इस बात को पता लगाने के लिए कि आखिर जो ये है जिसको कहते हैं कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है जेनेटिक मटेरियल, क्या है जेनेटिक मटेरियल, क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है जेनेटिक मटेरियल? हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ये मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तब जाके मतलब वो हर्शे चेज पता करना चाह रहे थे कि इसका केमिकल नेचर क्या है जेनेटिक मटेरियल का। तो उसी दौरान हर्शे चेज को पता चल गया कि जो केमिकल नेचर है जेनेटिक मटेरियल का, वो तो न्यूक्लिक एसिड है, वो तो डीएनए है। और तब जाके 1950 में जाके पता चला, 52 के आसपास पता चला कि जिस जीन के बारे में, जिस फैक्टर के बारे में मेंडल बात करते थे और जिसके बारे में टीएच मॉर्गन ने आके बोला कि ये तो क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, तो क्रोमोसोम पर तो दो चीजें होती है, प्रोटीन भी होता है, डीएनए भी होता है। तो 1950 में जाके बात क्लियर हुआ कि जीन जो है डीएनए का सेगमेंट है, ना कि प्रोटीन। क्योंकि क्रोमोसोम में प्रोटीन डीएनए दोनों ही होता है, आप 11th में पढ़े, आपको मैंने पढ़ाया, क्रोमोसोम में दोनों चीज होता है, प्रोटीन भी होता है और डीएनए भी होता है। तब जाके 1950 में जाके बात क्लियर हुआ कि जीन एक्चुअल में केवल डीएनए के सेगमेंट को ही कह रहे हैं, वही है जो कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। तो ये तो क्या हो गया, जीन के बारे में हो गया। जीन टर्म गिवन बाय जॉनसन, फैक्टर टर्म यूज्ड बाय मेंडल। मेंडल said it factor is a unit of inheritance. They have no idea about the physical location and chemical nature of their factor. Then physical location confirmed by T.H. Morgan in near the 19, and physical location is what? At the chromosome. And the chemical nature of gene or factor was cleared by Hershey and Chase experiment in 1950-52. And chemical nature of gene is DNA segment, न्यूक्लिक एसिड, ये है जीन। अब बोलो जीन के बारे में तो समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। जीन क्या समझ में आ गया, यहाँ तक अभी जो भी लिखा है मैं आपको नोटबुक में दिखा देता हूँ, देन बात को आगे बढ़ाएंगे।
तो ये आप देखो, मैंने आपको यहाँ पे सारा बात ऑलरेडी लिख के दे दिया है, ठीक है, आप पढ़ लेना। कैरेक्टर में यहाँ पे मैंने लिख दिया, देन मैंने यहाँ पे ट्रेट लिख दिया, ट्रेट के बारे में मैंने सारा बात लिख दिया जो भी मैंने आपको बताया। ट्रेट आपको इंडिविजुअल में नहीं देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। देन जीन, एलिमेंट्री, मैंने बोला ना एलिमेंट्री, ये 1950 में मेंडल ने यूज किया, ठीक है। देन ये देखो 1910 के आसपास, मैंने अप्रॉक्स लिखा है, मैंने बोला ना नियर द 19, ठीक है, 1910 के आसपास टीएच मॉर्गन ने कंफर्म किया उसका लोकेशन, और 1950 से 52 के बीच में हर्षेचेज ने कंफर्म कर दिया उसका केमिकल नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर आपने कहा कि डीएनए इज द सॉरी जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच फॉर्म्स आरएनए एंड व्हिच फॉर्म्स द प्रोटीन। तो सर आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आपको पढ़ाया मैंने मॉलिक्यूलर में, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, 3 प्रकार का आरएनए होता है। तो सर डीएनए के सेगमेंट से तीनों प्रकार का आरएनए बनता है। मान लो कि ये सेगमेंट है जो एमआरएनए बनाता है, मान लो ये सेगमेंट है जो टीआरएनए बनाता है, मान लो ये सेगमेंट है जो आरआरएनए बनाता है। तो ये वाला सेगमेंट भी बना रहा आरएनए, ये वाला सेगमेंट भी बना रहा आरएनए, ये वाला सेगमेंट भी बना रहा आरएनए, मान लो ये वाला सेगमेंट बना रहा एमआरएनए। प्रोटीन तो इसी से बनता है, प्रोटीन तो इसी से बनता है। हाँ, मगर प्रोटीन फॉर्मेशन में ये दोनों हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है पूरा पढ़ाया जा चुका है, लेकिन प्रोटीन एक्चुअली बनता है इससे, ये दोनों का बस हेल्प होता है उसमें, ओके। तो सवाल ये है कि सर ये वाला डीएनए सेगमेंट, ये वाला डीएनए सेगमेंट, ये वाला डीएनए सेगमेंट, आरएनए तो तीनों बना रहा है मगर प्रोटीन केवल इससे बन रहा है, तो इन तीनों में किसको जीन बोले, बताओ, जीन किसको बोले, सभी को या केवल इसको? इसको तो बोलेंगे सही, लो लिख दिया। क्या इसको भी जीन बोले, क्या इसको भी जीन बोले? आपका क्या ख्याल है? सर जो एमआरएनए बनाएगा सिर्फ उसी को जीन बोलते हैं। हाँ, तो ये आपका गलतफहमी है, जीन इस तीनों को बोलेंगे, क्योंकि जीन का डेफिनेशन है द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच फॉर्म्स आरएनए, व्हिच फॉर्म्स आरएनए, व्हिच फॉर्म्स आरएनए, बस सिंपल, वो जीन है। हाँ, उसमें फिर अलग अलग टर्मिनोलॉजी आएगा, कोडिंग जीन, नॉन कोडिंग जीन। जीन में भी 2 प्रकार का, कोडिंग, नॉन कोडिंग। जो प्रोटीन कोड करता है वो केवल ये वाला जीन होगा, कोडिंग जीन, और ये दोनों होगा नॉन कोडिंग जीन। मैंने तो सिंपली जीन ही बोला। तो जीन क्या होता है? जो आरएनए बनाता है, चाहे वो टीआरएनए बना रहा हो चाहे वो आरआरएनए बना रहा हो, वो भी जीन है। एमआरएनए बनाने वाला भी जीन है। तो अगर कल को कोई आपसे वाइवा में पूछ दे और एग्जाम में पूछ दे क्या कोई ऐसा जीन है जो प्रोटीन ना बनाता हो, आपका दिमाग खनक जाएगा। आप तो बोलोगे जीन का मतलब होता है आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना। तो बोलोगे नहीं, ऐसा कोई जीन नहीं है जिससे जिससे मतलब कि प्रोटीन ना, मतलब ऐसा कोई जीन नहीं है जिससे प्रोटीन ना बनता हो, आप ऐसा ही बोलोगे। लेकिन जीन है, ये सेगमेंट भी जीन है, ये सेगमेंट भी जीन है, जिससे आरएनए तो बनता है मगर उससे प्रोटीन नहीं बनता है, क्योंकि ये आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प भले ही करता है। एक बात तो ये। दूसरी बात कह रहे हैं कि फिर डीएनए का वो सेगमेंट जो जीन और जीन के बीच में है, ये वाला, ये वाला, इधर ये वाला और इधर ये वाला, तो डीएनए का वो सेगमेंट फिर क्या कहलाएगा? वो सेगमेंट एक्चुअल में जीन नहीं है, वो सेगमेंट जीन नहीं। तो जीन केवल कौन सेगमेंट है? जो आरएनए बना रहा है, ये सेगमेंट जीन नहीं है, ये बस सिंपली डीएनए सेगमेंट है, ओके। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि जीन क्या है क्या। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, हमारे अंदर टोटल कितना क्रोमोसोम है? हमारे अंदर टोटल कितना क्रोमोसोम है? हमारे अंदर टोटल क्रोमोसोम है 46, यानी कि 23 पेयर। और सुन लो, हमारे अंदर एक एक क्रोमोसोम पर कितना जीन है इसका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, इसका काउंटिंग हो चुका है एक प्रोजेक्ट के तहत, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ये मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और एस्टिमेटेड है कि हमारे, अच्छा एक टर्म पहले मैं आपको और बताता हूँ, एक टर्म होता है हैप्लॉइड और एक टर्म होता है जीनोम। हैप्लॉइड तो अभी और बताऊंगा, सुन लो। जीनोम का मतलब होता है, एक देखो ये क्या है, 23 पेयर है, यानी कि एक सेट इधर जिसमें 23 क्रोमोसोम होगा और एक सेट इधर जिसमें 23 क्रोमोसोम होगा। तो एक सेट को कहते हैं हैप्लॉइड और 2 सेट को मिला के कहते हैं डिप्लॉइड। तो एक सेट पर जितना टोटल जीन है ना, उसी को बोलते हैं जीनोम। व्हाट इज जीनोम? टोटल जीन प्रेजेंट ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट मतलब उसमें जो भी है टोटल क्रोमोसोम है, लेकिन एक सिंगल सेट पर, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, उस पर टोटल जीन को बोलते हैं जीनोम। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत ये पता कर लिया गया है कि ह्यूमन जीनोम में टोटल अप्रॉक्स
30,000 से 40,000 जीन है, इसके बीच में अराउंड फ्लैक्चुएट करता है, लेकिन इतना जीन है 30,000 से 40,000 के बीच में। अब आप सोच लो कि इतना जीन है और इतना वर्किंग चल रहा होगा। ये पता लगा, ह्यूमन का तो पता लग गया है, कई सारे लोअर ऑर्गन का भी पता लगा लिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये केवल ह्यूमन के बारे में अभी पता लगेगा अच्छे से, दुनिया के हर स्पीशीज के हर ऑर्गेनिज्म में कितना जीन पाया जाना है ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। अगर मेरे अंदर 35,000 जीन है तो आपके अंदर भी उतना ही है, सभी के अंदर उतना ही है। जीन कितना होगा एक ऑर्गेनिज्म के एक स्पीशीज में ये फिक्स है। और सुन लो, उसका किस क्रोमोसोम पर लोकेशन कहां होगा ये भी फिक्स है। और सुन लो, वो जीन कौन से जेनेटिकल कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा ये भी फिक्स है। एक ह्यूमन एक किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज के मेंबर में कौन कितना जीन होगा ये भी फिक्स है, उसका लोकेशन क्या होगा ये भी फिक्स है, उसका रेगुलेशन क्या होगा, उसका वर्किंग क्या होगा ये भी फिक्स है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीन क्या होता है। अब हमारा डिस्कशन है अलील पर। अगर जीन से रिलेटेड अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। हाँ, जीन क्लियर है राजेश्वरी? यस सर। विवेक? सर वो हाँ बोलो। हैप्लॉइड गैमेट पे से जो जितना क्रोमोसोम है उस पे जितना जीन होगा उसी को एक सेट को बोलेंगे ना जीनोम। हाँ, उसी को जीनोम कहते हैं। हाँ, और सर अगर दोनों डिप्लॉइड को क्या बोलेंगे सर? उसको जीनोम नहीं कहते हैं, उसको जीनोम नहीं कहते हैं। वो दोनों को क्या कहते हैं कोई सर डिफाइन ही नहीं है। टोटल अमाउंट ऑफ जीन बोलोगे प्रेजेंट ऑन डिप्लॉयड सेटअप, उसका कोई वर्ड दिया ही नहीं गया है। सर तो जब भी जीनोम आएगा तभी हैप्लॉइड के हैप्लॉयड लिए सेट, आएगा हाँ ना? तो बता तो कि आप क्या कंफर्म कर रहे हो? क्लियर है, बता तो दिया डेफिनेशन में, कंफर्म हो रहे हो क्या? बता तो दिया यस सर, डेफिनेशन हो गया। में कि टोटल जीन प्रेजेंट ऑफ हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड जीनोम। और ये नीट में कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, जीनोम क्या होता है, ठीक है। हाँ, दोनों सेट मिलाकर क्या कहते हैं तो उसको कुछ नहीं कहते हैं, उसके लिए कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ठीक है। नाउ अब हमारा अगला टर्मिनोलॉजी है अलील। अलील, अलील क्या होता है? आइए, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अलील टर्म किसने दिया, कोई बताएगा? कल ही बताया। आप लोगों से उम्मीद करना ही बेकार है, आप लोग पढ़ने लिखने वाले हो ही नहीं, हकीकत तो ये है। सब कुछ ठगड़े हो, माई बाप मास्टर समाज सब कुछ ठगड़े हो। कल बताया, आज नहीं बताया। पढ़ते नहीं हो घर पे जाके, हकीकत तो ये कि आपने पढ़ाई नहीं है घर पे। आपके नस नस और खून खून से हम वाकिफ हैं, आप पढ़ते ही नहीं है घर पे। हमें नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं, हम बेवकूफ हैं क्या? किसका क्या लोगे? विलियम बैटसन, अलील टर्म दिया विलियम बैटसन ने। विलियम बैटसन ने कई सारे टर्मिनोलॉजी दिया, अलील, होमोजाइगस, सेमीजाइगस, हेटेरोजाइगस, फैलिलियल, जेनेटिक्स टर्म इवन विलियम बैटसन ने दिया। तो अलील टर्म का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में ये टर्म आया है अलीलोमॉर्फिज्म से। ये टर्म कहां से आया है? अलीलोमॉर्फिज्म से आया है ये टर्म। तो विलियम बैटसन ने ये टर्म क्यों दिया, जीन को ये टर्म दिया अलील? विलियम बैटसन ने देखा कि एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में एक ही कैरेक्टर का अलग अलग फॉर्म मिल रहा है जो थोड़ा बहुत डिफरेंस रखता है। और थोड़ा बहुत डिफरेंस रखता है मतलब आपस में एक दूसरे के साथ बिलोंग करता है, बिलोंगिंग टू ईच अदर। इस अलीलोमॉर्फ वर्ड का मतलब ही क्या होता है? बिलोंगिंग टू ईच अदर, इसका मतलब ही यही होता है। तो विलियम बैटसन को लगा, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन ही है, तो नाक मेरा भी बना है, नाक किसी और का भी बना है, लेकिन सबके शेप में वेरिएशन। एक कैरेक्टर बताया नोज शेप, मेरा भी स्किन कलर है, दूसरों का भी स्किन कलर है ह्यूमन में, स्किन कलर इज स्किन कलर, लेकिन डिफरेंसेस है थोड़ा बहुत। लेकिन एक ही कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म, इसका मतलब ये सब आपस में बिलोंग करते हैं। किस मैटर में? तो एक ही कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म है, इसलिए आपस में बिलोंग करते हैं। हाँ, मगर डिफर है थोड़े से, इसलिए इसको टर्म दिया अलीलोमॉर्फिज्म से, और यहां से वर्ड निकाला अलील। तो एक्चुअली उनको ये पता चला कि अगर एक ही कैरेक्टर के अलग अलग इंडिविजुअल में, एक ही स्पीशीज के अलग अलग इंडिविजुअल में एक ही कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म मिल रहे हैं, दैट मीन्स एक जीन के एक से अधिक फॉर्म होते हैं जो एक से अधिक ट्रेट को रेगुलेट कर रहा है। यानी कि एक कैरेक्टर का अगर एक से अधिक ट्रेट है तो उस कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन एक ही तरीके के नहीं होंगे,
उसका अलग अलग वेरिएंट होगा, मगर हाँ उस वेरिएंट को आप अलग अलग जीन के नाम से मत बोलना, नहीं तो हो जाएगा कंफ्यूजन। वो जीन एक ही है लेकिन उसका अलग अलग वेरिएंट है। तो एक ही जीन के अलग अलग वेरिएंट को जो स्लाइटली डिफर कर रहे हैं आपस में, उसको अलील कर दिया। तो व्हाट इज अलील? अलील इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑफ अ जीन, एक सिंगल जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म। जैसे मान लो कि कोई एक जीन है जिसको मैं कह रहा हूं कैपिटल टी, और एक कैपिटल टी टॉल को रेगुलेट कर रहा है। एक कैरेक्टर है हाइट, उसके एक ट्रेट टॉल को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन आपने उसी पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास ड्वार्फ भी देखा है, दैट मीन्स वहां ड्वार्फ को रेगुलेट करने के लिए कोई और अदर एलील रहा होगा, लेकिन कैरेक्टर तो सेम है, हाइट। तब आपने बोला कि उसको रेगुलेट करने वाला स्मॉल टी होगा। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में बिलोंग कर रहे हैं इस मैटर में कि वो लोग एक सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं, बिलोंगिंग टू ईच अदर। मगर फिर वो दोनों आपस में डिफर क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर एलील एक ट्रेट को रेगुलेट कर रहा है तो दूसरा एलील दूसरे ट्रेट को रेगुलेट कर रहा है। ये तो एलील का डेफिनेशन दिया किसने? विलियम बेटसन ने। व्हाट इज एलील? Allele is an alternative form of gene which regulates the different forms of a single character. मगर बात यहां ना रुकी, बाद में और इन्वेस्टिगेशन के बाद इस अलील का लोकेशन भी क्लियर किया गया। अलील के डेफिनेशन में लोकेशन भी डाला गया कि होता क्या है कि जैसे क्रोमोजोम है, तो आपको पता है कि यूकैरियोटिक क्रोमोजोम तो लीनियर होता है ऐसे। तो यूकैरियोटिक क्रोमोजोम में यूकैरियोटिक सिस्टम्स के अंदर जो क्रोमोजोम होता है वो जोड़े में मिलता है, सेट में मिलता है। जैसे मान लो कि ये क्रोमोजोम है तो उसके साथ एक और जोड़ा क्रोमोजोम है, और इनको बोलते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम। और मैं होमोलोगस क्रोमोजोम का डेफिनेशन आपको पहले भी बता चुका हूं, आज मैं फिर से बता दे रहा हूं। होमोलोगस क्रोमोजोम आर दोज क्रोमोजोम which have gene for regulation of same character। इसके पास जितने भी जीन है, ये डॉट डॉट में क्या दिखा रहा हूं? डीएनए का वो सेगमेंट जो जीन की तरह एक्ट कर रहा है। डीएनए का पूरा सेगमेंट तो जीन की तरह एक्ट नहीं करेगा ना। तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर दोज पेयर ऑफ क्रोमोसोम व्हिच हैव जीन फॉर रेगुलेशन ऑफ सेम कैरेक्टर। अगर ये पर्टिकुलर जीन हाइट को रेगुलेट करता है तो ये जीन भी हाइट को ही रेगुलेट करता होगा। अगर ये जीन स्किन कलर को रेगुलेट करता है तो ये जीन भी स्किन कलर को ही रेगुलेट करता होगा। अगर ये जीन आई कलर को रेगुलेट करता है तो ये भी आई कलर को ही रेगुलेट करता होगा। मींस आप समझ पा रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम में एक लोकस पर पाए जाने वाले दोनों जीन, एक लोकस मतलब लोकेशन, एक लोकस पर पाए जाने वाले दोनों जीन, ये दोनों जीन एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि हो सकता है कि ये पर्टिकुलर एलील उस कैरेक्टर के जिस ट्रेट को रेगुलेट करता है, हो सकता है कि ये वाला एलील भी उस कैरेक्टर के उसी ट्रेट को रेगुलेट कर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि डिफरेंट ट्रेट को रेगुलेट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ कैपिटल टी है, हो सकता है कि यहाँ भी कैपिटल टी ही हो, तब ओवरऑल एक्सप्रेशन टॉल आएगा, क्योंकि ये भी टॉल को रेगुलेट करेगा, ये भी टॉल को रेगुलेट करेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ कैपिटल टी हो और यहाँ स्मॉल टी हो, तो ये बोलेगा मैं टॉल लाऊंगा और ये बोलेगा मैं ड्वार्फ लाऊंगा। चलेगी किसकी, वो बाद में बात करेंगे। यानी कि ये टॉल को रेगुलेट करने वाला एलील आ गया यहाँ पे, और ये ड्वार्फ को रेगुलेट करने वाला एलील आ गया। या फिर ये भी हो सकता है कि ये भी स्मॉल टी हो, ये भी स्मॉल टी एलील हो, तो फिर ये दोनों मिलकर ड्वार्फ लाएगा। यानी कि एक लोकस पर पाए जाने वाले दोनों जीन एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं। हो सकता है कि ट्रेट सेम भी हो सकता है डिफरेंट ट्रेट को रेगुलेट करने वाले एलील प्रेजेंट, और उसके हिसाब से एक्सप्रेशन डिसाइडेड होगा। तो एलील क्या हुआ? अब बोलो एलील का डेफिनेशन। Allele is alternative form of gene which are present on same locus of homologous pair of chromosome and responsible for regulation of same or different trait। नहीं, अलील अगर बोल दिया कि ये दोनों आपस में अलील हैं, ये और ये आपस में अलील हैं, तो दो अलील अगर बोला है तो जाहिर सी बात है कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। अदरवाइज अगर स्मॉल टी है तो एक ही अलील हुआ ना, एक ही अलील हुआ ना, एक ही टाइप के अलील हुए ना। और कैपिटल टी कर दिया तो एक ही टाइप के अलील हुए ना। तो अगर आप दो टाइप के एलील को डिफाइन कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? एलील इज अ डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स which are present on same locus of homologous pair of chromosome and responsible for regulation of different traits of a same character। ऐसे ही, और अभी एलील की बातें खत्म नहीं हुई, अगली मीटिंग में और बात करेंगे एलील की।
लेकिन अभी आपको अलील का एक सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा विलियम बैटसन के दिमाग में अलील टर्म कैसे आया। उन्होंने एक ही कैरेक्टर को जब पूरी पॉपुलेशन में झांका तो उनको एक ही कैरेक्टर का एक से अधिक ट्रेट मिला। फिर उनके दिमाग में आया कि एक से अधिक ट्रेट जो है एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं मिल रहा, पूरे पॉपुलेशन में देखने पे ही मिल रहा है। और इसका मतलब कि अगर एक से अधिक एक कैरेक्टर का एक से अधिक ट्रेट है तो उसको रेगुलेट करने वाले जीन एक सिंगल कैसे हो सकते हैं? जीन भी तो अलग अलग टाइप के रहे होंगे ना, लेकिन भाई सिंगल कैरेक्टर है, इसका मतलब ऐसा जीन जो आपस में बिलोंग करता हो इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, बस आप बट आपस में थोड़े डिफर करते हो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट ट्रेट। ऐसे ही अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को उन्होंने अलील बोला। बोलो अलील का सिंपल डेफिनेशन क्लियर है? हाँ रिबा, आवाज लाउडली आना चाहिए, इसका आवाज कोई सुन पा रहे हो रिबा का? यस सर। हाँ राजेश्वरी और विवेक, Yes, sir. चलो मिलते हैं अगली लेक्चर, Yes, sir. अगले लेक्चर में मिलते हैं।